हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 33rd एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां हम बात करेंगे इशू 40 से 43 की। इन चारों इश्यूज़ में द इनोसेंट स्टोरी लाइन कवर की जाएगी और इसलिए ये चारों इश्यूज़ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है एक सुपर हीरो टीम सुपर डुपर की फ़ोटो के साथ। तो इस टीम में टोटल 7 सूप्स हैं, जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है ब्लैक होल, जिसके नाम में ही उसकी क्वालिटी छुपी हुई है, मतलब ये कई चीज़ों को निगल सकता है। ऑल्दो जैसा कि हम आगे स्टोरी में देखेंगे, ब्लैक होल की पावर काफ़ी लिमिटेड है। उसके बाद ये है किड कैमो, जो अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। फिर ये है बॉबी बडोइंग, जो एक रबर बॉल की तरह बाउंस कर सकता है। बेसिकली इसकी बॉडी काफ़ी इलास्टिक है और ये काफ़ी ज़्यादा खाता है। इसके बाद टीम में है स्टूल शैडो, जो कि मार्वल की किटी प्राइड की पैरोडी है। तो इस कैरेक्टर के पास फेजिंग की पावर्स है, मतलब ये दीवारों के आर पार जा सकती है, या शायद वो ऐसा मानती है क्योंकि हमें कभी भी वो ऐसा करते हुए नहीं दिख पाती है और इसी वजह से बार बार दीवार से टकराने के बाद उसे इतनी सारी चोटें भी लगी होती हैं। फिर आती है लेडी फोल्ड, जिसके पावर्स के बारे में हमें ज़्यादा बताया नहीं जाता है। जस्ट हमें ये पता चलता है कि वो जो भी पावर्स हैं वो लेडी फोल्ड की मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई है। देन आता है क्लैंकर, जो अपनी बॉडी चेंज कर सकता है, बस किसी मेटल ऑब्जेक्ट में ही। पर उसके साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि कभी कभी वो बिना कंट्रोल के ही किसी चीज़ में बदल जाता है, और दूसरा टूरेट सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली उसके मुंह से रैंडमली बिना किसी कंट्रोल के गाली निकल जाती है। और आखिर में आती है आंटी सिस। तो आंटी सिस की कोई भी पावर एक्चुअली हमें नहीं दिखाई जाती है, पर सभी टीम मेंबर्स आंटी सिस को ही लीडर की तरह देखते हैं। ऑल्दो इस टीम का कोई ऑफिशियल लीडर नहीं है, पर सभी टीम मेंबर्स आंटी को ही एज अ लीडर देखते हैं। कंपैरिजन में आप देखें तो ये डीसी की लीजन ऑफ सुपर हीरोज टीम की पैरोडी है। सो ये टीम सुपर डुपर एक्चुअली एक अच्छी टीम होती है, जो अपने पावर्स को अच्छे कामों और लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहती है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस टीम के ज़्यादातर मेंबर्स किसी न किसी तरह से फिजिकली या मेंटली वीक हैं, जिससे वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। और इन सब में से सिर्फ आंटी सिस ही ऐसी सूप है जिसे वॉट और बाकी सूप्स और उनकी टीम्स के असली नेचर और इंटेंशंस के बारे में पता है, और वो एटलीस्ट अपनी टीम को उस सब से दूर रखना चाहती है। सो इशू स्टार्ट होने के बाद वो सभी मेंबर्स अपनी फ़ोटो को देख रहे होते हैं कि तभी अपनी परेशानी से मजबूर क्लैंकर के मुंह से गाली निकलती है, जिसके बाद वो सबको सॉरी भी कह रहा होता है। पर बाकी सभी मेंबर्स कहते हैं कि उन्हें उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है और उसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी टीम्स देखी हैं उसमें से शायद जी-विज़ के बाद ये पहली टीम है जो एक दूसरे का इतना ध्यान रखती है और अपने में खुश है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं बुचर के पास, जिसे ह्यूई पर डाउट हो गया है कि शायद वो वॉट के लिए काम करता है, और इसलिए वो लेजेंड के पास जाता है। लेजेंड को लगता है कि बुचर जस्ट वॉट और उससे रिलेटेड नई डिटेल्स लेने आया है, इसलिए लेजेंड बताता है कि इस महीने ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं। शायद वेस्ट कोस्ट टीम पेबैक को रिप्लेस करेगी। उसके अलावा मेल केमिकल नाम का एक सुपर हीरो सुपर डुपर टीम का लीडर बनने वाला है, शायद उनकी टीम को थोड़ा डार्क बनाने के लिए। तुम्हारी तरफ से क्या नया है? बुचर कहता है, मुझे लगता है कि ह्यूई वॉट अमेरिकन के लिए काम कर रहा है, जिस पर लेजेंड को भी विश्वास नहीं होता है, और वो कहता है कि हो सकता है ह्यूई को भी उसकी असली आइडेंटिटी पता ना हो। ह्यूई स्मार्ट है, पर उसका दिमाग एक टाइम पर एक ही काम में रहता है। उसके अलावा तुमने बताया कि वो दोनों तुम्हारे ऑफिस के पास ही बीच रोड में एक साथ थे, तो अगर वो उनका एजेंट होता तो वो स्टारलाइट से कहीं दूर छुप कर मिल रहा होता। बुचर कहता है, मैं ये मान सकता हूँ कि ह्यूई इतना स्टूपिड हो, और मे बी वॉट ऐसा दिखाना चाह रही हो कि वो इतना स्टूपिड है ताकि उससे कोई खतरा एक्सपेक्ट ही ना कर पाए। वैसे भी वॉट का वो आदमी जिसे मैंने गोडाल्किन को मारते हुए देखा था हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उस रात मैंने उसकी आंखों में आंख मिलाकर देखा था, और मुझे कहना पड़ेगा कि वो मुझसे भी बड़ा हरामी है। उसी ने पेबैक को भी हमारे पीछे भेजा था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि बुचर, जो होमलैंडर से भी नहीं डरता है, कहीं ना कहीं उस बुचर को स्टिलवेल से थोड़ी टेंशन होने लगी है। पर लेजेंड को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही होती है, और वो ह्यूई का ब्लार्नी कॉक को मारना, साथ ही जी-विज़ का ऑलमोस्ट ह्यूई को मार देना, ये सब एग्जाम्पल देकर बुचर को समझाता है कि अगर ह्यूई सच में वॉट का आदमी होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर बुचर कहता है कि स्टिलवेल वैसे भी गोडाल्किन और जी-मैन को मारने का प्लान कर ही रहे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कहा कि मेल केमिकल सुपर डुपर टीम का लीडर बनने वाला है, क्यों? लेजेंड कहता है, हाँ बट क्यों? बुचर कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। आखिर में लेजेंड पूछता है, तो तुमने कुछ सोच रखा है अगर ये बात सच में सही होती है तो? बुचर कहता है, नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सच हो। तो लास्ट सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इवन दो बुचर ह्यूई पर इतने फैक्ट्स के बावजूद भी डाउट कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी नहीं चाहता कि उसका डाउट सच हो और ह्यूई एक गद्दार निकले। खैर, सीन चेंज होता है और हम चलते हैं स्टिलवेल और जेस के पास, जहाँ पार्टी में मिलने के बाद स्टिलवेल ने जेस को अपनी टीम में रख लिया होता है। जेस इस बात से हैरान होती है कि मीटिंग के थोड़ी देर बाद ही स्टिलवेल का मेल उसके पास आ जाता है उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, और इसी वजह से जेस पूछती है, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला कि आप जैसा होमलैंडर के बारे में सोचते हैं उस हिसाब से आपने अभी तक होमलैंडर से छुटकारा क्यों नहीं पा लिया है? दूसरा, आपने मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा करके मुझे टीम में कैसे ले लिया? जेस के भरोसे वाले सवाल पर स्टिलवेल जेस को उसके नाम की एक फ़ाइल देता है, मतलब स्टिलवेल की नज़र जेस पर पहले से ही थी। फिलहाल यहाँ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में,
जहाँ बुचर ह्यूई का टेस्ट लेने के लिए उसे सुपर डुपर टीम पर निगरानी रखने के लिए भेज रहा होता है। ह्यूई उस टीम के बारे में पूछता है तो बुचर बताता है कि सुपर डुपर वॉट की एक सी लिस्ट साई-फाई टीम है, जिनका नकली ओरिजिन वॉट ने ये बताया है कि वो फ्यूचर से आए हुए हैं और हमेशा टीनेजर ही रहते हैं। पर बात यहाँ ये है कि वो इस टीम में मेल केमिकल नाम के एक सूप को भेज रहे हैं, जो कि एक बहुत बेकार इंसान है, जबकि सुपर डुपर टीम एक बहुत ही भोली टीम है। ह्यूई कहता है कि ये तो वॉट उन्हें बस थोड़ा एजी बनाने के लिए कर रहा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। जिस पर बुचर कहता है हाँ, पर मेल केमिकल टीम में आ रहा है तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो कुछ और ही ना प्लान कर रहे हों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उनकी जगह पर बग्स वगैरह लगाओ ताकि हम उनके हर पैतरे की नज़र रख सकें और 4-5 दिन में वापस आ जाओ। पर एक नॉर्मल सी हार्मलेस टीम पर निगरानी रखने के लिए ह्यूई नहीं जाना चाहता था और इसलिए बुचर और ह्यूई थोड़ी देर बहस करते हैं, जिस बीच में एमएम को भी बुचर के इंटेंशंस पर थोड़ा डाउट होता है, बट एट दी एंड ह्यूई मान ही जाता है। सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं वापस जेस और स्टिलवेल के पास, जो अब अपने ऑफिस के छत पर खड़े होते हैं। स्टिलवेल जेस की फाइल के बारे में बताता हुआ कहता है कि ये डिटेल्स नॉर्मल एचआर के पास नहीं रहती, ये सिर्फ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के पास ही होती है। तुम्हारे एजुकेशनल बैकग्राउंड और टैलेंट को देखते हुए मैं तुम्हारे अपने पोटेंशियल के एक मुकाम तक पहुंचने का वेट कर रहा था, जो कि एक्चुअली तुम कुछ टाइम पहले ही पहुंच चुकी थी। पर फिर मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही तुम मुझे खुद अप्रोच करोगी उसके बाद मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूँगा। जेस कहती है इससे मेरे दूसरे सवाल का जवाब तो मिल जाता है, पर मैं अभी भी हैरान हूँ कि आपने होमलैंडर को अभी तक रखा हुआ है। अगर हीरोगैज़म में जो प्लेन का हादसा, पर इतने में स्टिलवेल उसकी बात काटते हुए कहता है हीरोगैज़म में हुए हादसे का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि वो होमलैंडर नहीं किया था, बस हमें डाउट है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक्चुअली किसी ने होमलैंडर को उस प्लेन को गिराते हुए नहीं देखा था, और जब होमलैंडर इस बारे में हीरोगैज़म के अवार्ड इवेंट में बताने भी वाला था तब भी स्टिलवेल के आने की वजह से होमलैंडर रुक गया था। सो बेसिकली उस बात का प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। स्टिलवेल आगे कहता है मुझे पता है तुम किस इंसिडेंट की वजह से ऐसा बोल रही हो, पर वो इंसिडेंट भी 20 साल पहले हुआ था और अगर उनकी भी फ़ोटोज़ नहीं होती तो शायद ही मुझे उस पर यकीन होता। इस इंसिडेंट के टाइम पर मैं सुपर हीरो डेवलपमेंट टीम का हेड नहीं था, पर जब से मैं हेड बना हुआ हूँ मुझे एक सही होमलैंडर ही मिला है। हाँ, वो जब गुस्सा होता है तो थोड़ी तोड़ फोड़ करता है, पर उसे अपनी लिमिट्स पता है। अगर वो फ़ोटोज़ ना होती जो तुमने भी देखी होगी तो कोई कह ही नहीं सकता कि होमलैंडर में साइकोटिक टेंडेंसीज़ हैं। जिस पर जेस कहती है आई विश कि मुझे भी होमलैंडर पर आपके जितना कॉन्फिडेंस होता, पर वो फ़ोटोज़ तो कुछ अलग ही कहानी बताती है। सो बेसिकली स्टोरी के टाइम से लगभग 20 साल पहले जब बॉयज़ की पहली टीम बनी थी तब उन्होंने होमलैंडर की कुछ फ़ोटोज़ वॉट को भेजी थी उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। जो फ़ोटोज़ ये थी जहाँ होमलैंडर खून से लथपथ है और बच्चों तक को मार रहा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, और इन्हीं फ़ोटोज़ के बारे में जेस और स्टिलवेल अभी बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे स्टिलवेल बताता है कि होमलैंडर को खुद ये इंसिडेंट एक्चुअली याद नहीं है। उसके अलावा स्टिलवेल आगे बताता है कि वैसे भी जी मैन और पेबैक के जाने के बाद रेवेन्यू के लिए उन्हें 7 और होमलैंडर की ज़रूरत है, एटलीस्ट जब तक उन्हें मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाते। साथ ही स्टिलवेल ये भी एडमिट करता है कि पेबैक को बॉयज़ से लड़ने भेजना एक मिस कैलकुलेशन थी, क्योंकि पेबैक टीम इतनी स्किल्ड नहीं थी कि वो बॉयज़ का सामना कर पाए। खैर, सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं स्टेशन पर, जहाँ ह्यूई सुपर डुपर के पास जाने के लिए निकल रहा होता है। उसने एनी को ये कहा होता है कि वो ऑफिस की तरफ से काम के लिए जा रहा है, तो एनी वहाँ उसे बाय कहने आई होती है। यहाँ पर ह्यूई एनी को प्रपोज करता है, तो ऑल्दो उनके बीच अभी तक ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही, पर अभी तक उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया होता है, इसलिए ये उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है और वो दोनों खुश होते हैं। पर यही हम देखते हैं कि साइड में छुप कर बुचर भी ये सब गुस्से से देख रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं सुपर डुपर के पास, जहाँ मेल केमिकल आ चुका होता है। सो सुपर डुपर के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो कितने इनोसेंट और लाइट हार्टेड सुपर हीरोज़ हैं, पर मेल केमिकल उनका जस्ट अपोजिट है। वो एक बहुत क्रूअल और बिगड़ा हुआ सूप है, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। ओरिजिनली वो टाइटैनिक नाम की एक टीम का पार्ट है। तो मेल केमिकल के आने पर सुपर डुपर ने एक वेलकम पार्टी रखी होती है, पर मेल केमिकल उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। टीम के मेंबर्स उससे फ्यूचर मिशंस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इससे पहले उनका कोई लीडर नहीं था, पर मेल केमिकल इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर आंटीसिस मेल केमिकल को उनके साथ पेट्रोल पर चलने के लिए कहती है, तो सुपर डुपर टाइम टू टाइम अपने नेबरहुड में पेट्रोल पर जाते हैं और थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पर मेल केमिकल पेट्रोल में आने से भी मना कर देता है। तभी क्रैंकर अपनी प्रॉब्लम की वजह से एक गाली देता है, जिसे सुनकर मेल केमिकल काफ़ी हंसने लग जाता है। आंटीसिस उसे क्रैंकर की प्रॉब्लम के बारे में बताती है, पर फिर भी वो हंसता ही रहता है। खैर, सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि मेल केमिकल फाइनली सुपर डुपर के साथ पेट्रोल पर आ चुका होता है। यहीं हम देखते हैं कि ह्यूई भी वहाँ निगरानी रखने पहुँच चुका होता है। ह्यूई उनके घर के पास ही अपनी गाड़ी लगाकर उन पर नज़र रख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है।
तभी सुपर डुपर को एक पेड़ पर एक बिल्ली फंसी हुई दिखती है, जिसे सुपर डुपर टीम बचाने की कोशिश करती है। बॉबी बडोइंग पेड़ के नीचे लेट जाता है ताकि बिल्ली गिरे भी तो उसे चोट ना लगे, जबकि किड कैमो अपनी शेप चेंज करके पेड़ में बदल जाता है बिल्ली को पकड़ने के लिए। और इसी बीच बाकी मेंबर्स उस बिल्ली का ध्यान भटका रहे होते हैं ताकि किड कैमो बिल्ली को आसानी से पकड़ सके। पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि बिल्ली एकदम से पेड़ से गिर जाती है और बॉबी के पेट से बाउंस होकर उछल जाती है। ये देखकर क्लैंकर अपने आप को एक मेटल चेन में बदल लेता है। वहीं किड कैमो का भी अपनी पावर्स पर उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता, तो वो भी ज़मीन पर अपने बदले हुए शेप में ही गिरा हुआ होता है। और इस सब के बीच में बॉबी चिल्लाता है कि वो अपना वीवी स्टिक नहीं ढूंढ पा रहा है, जो बेसिकली उसका है। आंटिसिस ब्लैक होल बॉबी के पास जाकर उसकी हेल्प करते हैं और बॉबी उन पर ही मूत्र विसर्जन करेंगे कर देता है। ये सब देखकर मेल केमिकल हंसने लग जाता है और वहाँ से जाते जाते उनके मेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर जोक भी मारकर जाता है। और एंड में हम देखते हैं कि वो बिल्ली उड़कर एक घर की छत पर फंस गई होती है, जो इवेंचुअली फंसी ही रह जाती है और सुपर डुपर भी एम्बेरस होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़ा ह्यूई भी ये सब देखता है और मेल केमिकल के जोक पर वो भी थोड़ा सा गुस्सा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ अभी सिर्फ एमएम और फ्रेंची होते हैं। एमएम फ्रेंची से कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो फ्रेंची से पूछता है कि लेजेंड जो भी इन्फॉर्मेशन बुचर को देता है वो डायरेक्टली वॉट के मेन फ्रेम से आती है, जिसका एक्सेस लेजेंड के पास भी है। फ्रेंची हाँ कहता है, जिस पर एमएम बताता है तो मेरे पास वॉट के मेन फ्रेम का पुराना पासवर्ड था और थोड़ा जुगाड़ बिठाकर मैं भी कुछ मिनट के लिए उस मेन फ्रेम को एक्सेस कर पाया और मैंने वहाँ देखा कि मेल केमिकल का टीम टाइटैनिक से सुपर डुपर में आने का रीज़न उन्हें कुछ डार्क वगैरह बनाने का नहीं, बल्कि मेल केमिकल को बस एक पनिशमेंट देने का है। इसका मतलब है कि ह्यूई को भेजने का रीज़न इस इन्फॉर्मेशन से जुड़ा नहीं है। जिसकी बात को पूरा करते हुए फ्रेंची कहता है, बल्कि बुचर ने अपने ही किसी रीज़न से ह्यूई को वहाँ भेजा है, क्यों? जिस पर एमएम हामी भरते हुए गुस्से में कहता है, बुचर अब तुम क्या खेल खेल रहे हो? और एमएम के ऐसा कहने के साथ सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं सुपर डुपर के घर में, जहाँ आंटी सिस मेल केमिकल के पास जाकर वॉट को उसे यहाँ भेजने का रीज़न पूछती है। मेल केमिकल बताता है कि उसकी मेन पावर भी किड कैमो की तरह शेप चेंज करने की है, जस्ट वो उतना लेम नहीं है और उसके पास अपनी पावर्स का बेटर कंट्रोल भी है। तो मेल केमिकल अपनी पुरानी टीम के लीडर की गर्लफ्रेंड के साथ ढाकी टिकी करना चाह रहा था और इसके लिए वो अपने लीडर का ही फॉर्म ले लेता है और इस काम में सक्सेसफुल भी रहता है। पर कुछ टाइम बाद उसके लीडर को ये बात पता चल जाती है और ये बात वो वॉट को बता देता है और वॉट एज अ पनिशमेंट मेल केमिकल को सुपर डुपर में भेज देती है। इस पर आंटी सिस कहती है कि देखो ये बच्चे तुम्हारी तरह नहीं हैं, देखो मुझे हीरोगैज़म और बाकी चीज़ों के बारे में पता है, पर ये बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं और ये सब इस सब से जितना दूर है उतना उनके लिए अच्छा है। ये बच्चे जेन्युइनली अपने पावर्स को यूज़ करना चाहते हैं और असल में सुपर हीरोज़ बनना चाहते हैं, पर उनकी कुछ ऑब्वियस लिमिटेशंस हैं। जिस पर मेल केमिकल कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि वो रिटार्डेड हैं। आंटी सिस इस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया था, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हम जैसे भी हैं खुश हैं, हम डार्क नहीं होना चाहते थे, ना हमें कोई टीम लीडर चाहिए था। इनफैक्ट हम तो वॉट से बस इतना ही चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। पर मेल केमिकल कहता है, अच्छा तुम्हारे बिल्स कौन भरता है फिर? बेसिकली वो टॉन्ट मार रहा होता है कि वॉट की वजह से ही उनकी टीम को पैसे मिल रहे हैं। आंटी सिस इस बात पर कुछ नहीं कह पाती और बस जाते जाते यही कहती है कि मैं सबको आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हूँ, तुम ना ही आओ तो बेहतर है। मेल केमिकल वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो नहीं आने वाली बात पर हामी भरता है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं ह्यूई और एनी के पास, जो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ह्यूई एनी को प्रपोज कर चुका है, तो एनी अब ह्यूई को अपनी असली आइडेंटिटी बताने के बारे में सोच रही होती है। वो ह्यूई से कहती है कि वो अपनी करंट जॉब छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करने की सोच रही है। साथ ही अगर उसे एनी के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो उसे पसंद नहीं है, तो क्या वो तब भी एनी का साथ देगा? ह्यूई कहता है कि ऐसी क्या ही बात होगी जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद नहीं होगी। यही हम देखते हैं कि ह्यूई को रास्ते में सुपर डुपर भी दिख जाते हैं, जो आइसक्रीम खाने जा रहे होते हैं और वो बात करते हुए उनका पीछा करने लग जाता है। ह्यूई मजाक में कहता है, अगर तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है या किसी को स्लेवरी में नहीं बेचा है या फिर किसी बच्चे या डॉग को परेशान नहीं किया है, तो मुझे तुम्हारी किसी बात से दिक्कत नहीं है। एनी ऑफकोर्स इन चीज़ों के लिए मना करती है, जिस पर ह्यूई कहता है, एनी मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स चेंज नहीं होने वाली। अगर तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है तो तुम उसे छोड़कर कुछ और कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। चलो मुझे अब कुछ अर्जेंट काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपर डुपर के सभी मेंबर्स आइसक्रीम खा रहे होते हैं। इसी बीच ब्लैक होल कहता है कि मैं कोई भी मैटर कंज्यूम कर सकता हूँ और अपनी पावर्स दिखाने के चक्कर में वो स्पून और कप के साथ ही आइसक्रीम खा जाता है। पर जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इन सभी की पावर्स उतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी वो सोचते हैं, तो वो स्पून ब्लैक होल के गले में फंस जाती है और वो चोक करने लग जाता है। आंटी सिस उसे हेमलिक मैनूवर देती है, जो कि गले में फंसी कोई चीज़ निकालने का प्रोसीजर होता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता और ब्लैक होल का दम
दम घुटने लग जाता है। पास में खड़ा ह्यूई भी ये सब देख रहा होता है और ये सब देखते हुए वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम देखते हैं कि फ्रेंची उसे हेमलिक मैनूवर और ट्रैक्योटोमी सिखा रहा होता है। बहुत ही जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इस प्रोसीजर में आप गले में एक जगह कट लगाकर चोक करने वाली चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ह्यूई ऑल्दो एक सीक्रेट मिशन पर होता है और एक्चुअली उसे सुपर डुपर के सामने आने से बचना था, पर ह्यूई हमें पता है कितना अच्छा है, इसलिए वो वहाँ आकर उस प्रोसीजर की मदद से ब्लैक होल की जान बचा लेता है। ये देखकर क्लैंकर ह्यूई से उसका नाम पूछता है और अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए ह्यूई जल्दबाजी में अपना नाम हमीश बताता है और सुपर डुपर के सभी मेंबर्स ह्यूई को हक करते हैं और थैंक्स बोलते हैं। और ये सब पास में बैठा बुचर देख रहा होता है, वो भी काफ़ी गुस्से में, जिसका शक अब और बढ़ता जा रहा है। खैर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एमएम के पास, जो एक पार्क में बैठकर अब डायरेक्ट लेजेंड को कॉल करता है। लेजेंड समझ जाता है कि उसने ये कॉल क्यों किया है और बिना किसी देरी के वो उसे बुचर के साथ हुई अपनी बात बता देता है। साथ ही लेजेंड ये भी कहता है कि उसे नहीं लगता कि ह्यूई वॉट का स्पाई होगा, क्योंकि जी मैन के इंसिडेंट में अगर ह्यूई को मारने का ऑर्डर गॉडल के नहीं दिया होता तो वो एक टाइम को ये मान भी लेता, पर उस टाइम भी ह्यूई को मारने का ऑर्डर डायरेक्ट वॉट से ही आया था, तो ऑब्वियसली वो उनका स्पाई नहीं हो सकता। एमएम ये सुनकर थोड़ा शॉक सा हो जाता है, क्योंकि उसे और बॉयज़ को अभी तक ऐसा लगा था कि जी मैन वाले इंसिडेंट में गोडॉल्किन ने ही जीविस को ह्यूई के मारने का ऑर्डर दिया था। पर ये न्यूज़ जानने के बाद एमएम थोड़ा शॉक हो जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वापस ह्यूई के पास। ह्यूई सुपर डुपर के घर के पास ही अपनी कार में बैठकर डोनट खाते हुए बुचर से बात कर रहा होता है। तभी बॉबी बडॉइंग खेलते हुए बाउंस होते होते ह्यूई की कार में क्रैश हो जाता है। ये देखकर क्लैंकर और किड कैमो भी वहाँ आ जाते हैं और ह्यूई, या मैं कहूँ तो हमीश को देखकर पहचान जाते हैं। बॉबी ह्यूई से माफ़ी मांगता है, ये कहकर कि उसे लगा था कि वो कार के ऊपर से बाउंस हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों ह्यूई को अपने घर आने को कहते हैं। दूसरी तरफ लेडी फोल्ड बाथरूम में बैठकर आंटी सिस से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही होती है। इतने में ही मेल केमिकल बिना नॉक किए वहाँ आ जाता है आंटी सिस से कुछ बात करने। आंटी सिस पहले उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, उसके बाद वो लेडी फोल्ड को दिलासा देकर खुद भी बाहर आ जाती है। आंटी सिस गुस्से में आकर मेल केमिकल से कहती है, मेल केमिकल तुम्हें लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर मेल केमिकल कहता है, चलो किसी चीज़ पर तो हम एग्री कर रहे हैं, फिर भी तुमने मेरी बातें वॉट को बता दी। जिस पर आंटी सिस कहती है, हाँ मैंने ही वॉट को कॉल किया और उन्हें बताया कि तुम अपने टीममेट्स के साथ कितने र्यूड और अब्यूजिव तरीके से बिहेव कर रहे हो और हम तुम्हें सुपर डुपर में अब नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि यही सच है। तुम यहाँ पर ऑलरेडी पनिशमेंट पर हो और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस पनिशमेंट को इन बच्चों को परेशान करके काटोगे तो तुम गलत हो। मेल केमिकल कहता है, देखो वॉट मुझसे पहले ही नाराज़ है और अब उन्हें मेरे बारे में कुछ भी और बुरा पता चलता है तो मेरा टीम टाइटैनिक में जाना और मुश्किल हो जाएगा। आंटी सिस कहती है, तो तुम इस तरह से ही बिहेव करो ताकि तुम्हारी शिकायत ना करनी पड़े, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और ऐसा कहते हुए आंटी सिस वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं मेल केमिकल के चेहरे पर एक ईविल सी स्माइल होती है, जैसे कि वो कुछ प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूई भी वहाँ आ चुका होता है और तभी स्टूल शैडो दीवार के पार जाने की कोशिश करती है, पर वो फिर से टकरा जाती है, जिस पर ह्यूई उसकी खबर पूछता है और शैडो ह्यूई को नाइस कहती है। और यहाँ हमें एक एग्जांपल दिखता है कि मे बी स्टूल शैडो के पास एक्चुअली में फेजिंग की पावर नहीं है, वो बस ऐसा मानती है कि उसके पास पावर्स हैं। खैर इतने में ही मेल केमिकल भी वहाँ आ जाता है और तभी क्लैंकर के मुंह से गाली निकल जाती है, जिस पर जहाँ बाकी सभी क्लैंकर को सिंपैथी दे रहे होते हैं, मेल केमिकल हंसता रहता है और इसी बात पे ह्यूई और मेल केमिकल की बहस होने लग जाती है। जिस बीच ह्यूई उस घर में बग्स भी प्लांट कर रहा होता है। मेल केमिकल ह्यूई को धमका रहा होता है, पर इतने में ही आंटी सिस वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मेल केमिकल अभी के लिए वहाँ से भी चला जाता है। आंटी सिस और बाकी मेंबर्स ह्यूई को ब्लैक होल की जान बचाने के लिए फिर से थैंक्स कहते हैं और इसके बदले ह्यूई उनसे उनके घर का टूर मांगता है ताकि इसी बहाने वो पूरे घर में बग्स को प्लांट कर सके। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एनी के पास, जो एक मेल लिख रही होती है ह्यूई के लिए, जिसमें वो अपने सूप होने और अपने साथ हुई हैरेसमेंट के बारे में बताती है। बट एंड में हम देखते हैं कि वो ह्यूई के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब हो जाने के डर से इस मेल को नहीं भेजती है। और सीन फिर चेंज होता है और हम वापस चलते हैं सुपर डुपर के घर पर, जहाँ बॉबी बडॉइंग रो रहा होता है और उसे चुप कराने के लिए आंटी सिस उसके पास आती है। बॉबी बताता है कि उसने एक डरावना सपना देखा, जिसके बाद से वो बहुत डरा हुआ है, पर आंटी सिस कहती है कि वो बस एक ख़राब सपना था और ऐसा सबके साथ होता है। जिस पर बॉबी कहता है, क्या आपको भी डर लगता है और अगर लगता है तो किस चीज़ से? जिस पर आंटी सिस बताती है कि उसे भी डर लगता है। फिर अपने डर के बारे में बताते हुए सिस कहती है कि बचपन में ही उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी आंटी के साथ रहती थी और जब वो एक छोटी बच्ची थी तो उसकी आंटी, जो कि एक काफ़ी बड़ी औरत है, लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़ी, उसकी अंडरपैंट उड़कर सिस के ऊपर आ जाती है और सिस एक तरह से उसमें फंस कर सफोकेट होने लगती है। जब आंटी सिस अपने डर की कहानी सुना देती है तो हम देखते हैं कि एक्चुअली वो बॉबी बडॉइंग नहीं बल्कि मेल केमिकल है, जिसने आंटी सिस का डर जानने के लिए अपने आप को बदल कर बॉबी में कन्वर्ट कर लिया होता है। पर इस बात का पता आंटी सिस को नहीं चल पाता है।
फिलहाल यहाँ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं उसी रात के टाइम जब ह्यूई दिन भर निगरानी रखने के बाद अपने होटल रूम में जा रहा होता है और जाते जाते बुचर से बात कर रहा होता है। वो बुचर से कहता है कि उसने बग्स प्लांट कर दिए हैं और वैसे भी सुपर डुपर के बारे में कुछ बहुत जानने लायक नहीं है, तो वो अब वापस आना चाहता है। और बुचर, जिसे अभी भी ह्यूई पर से डाउट खत्म नहीं हुआ है, वो ह्यूई को एक दिन और रुकने के लिए कहता है और ह्यूई आधे अधूरे मन से मान जाता है और कॉल काट देता है। कॉल कटने के बाद हम देखते हैं कि बुचर ह्यूई के होटल के बाहर ही खड़ा होकर बात कर रहा होता है और यहीं हम उसके फ़ोन में एमएम की कई मिस कॉल्स और वॉइस मेल्स भी देखते हैं, पर बुचर उन्हें इग्नोर कर देता है और टेरर से बात करते हुए कहता है कि ऐसे हमें ह्यूई की सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। अगर हम उसे किसी तरह मेल केमिकल से लड़वा पाए तो हमें कन्फर्म हो पाएगा, क्योंकि अगर ह्यूई वॉट का ही आदमी होगा तो वॉट ने ये बात मेल केमिकल को भी बताई होगी और उसे ह्यूई का ध्यान रखने के लिए कहा होगा। पर अगर ह्यूई उनका आदमी नहीं है तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो अब वो खुद किसी तरह लड़ेंगे या मुझे उनके बीच किसी तरह से लड़ाई स्टार्ट करवानी होगी। ऐसा कहते हुए बुचर एक शॉप में जाता है और एक लाइटर खरीद लेता है और इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एमएम के पास, जो कि बुचर के बार बार कॉल ना उठाने और वॉट का ह्यूई को मरवाने के ऑर्डर्स की सच्चाई के जानने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ड्रिंक करके वॉट के ऑफिस के बाहर चला जाता है जहाँ से स्टिलवेल निकल रहा होता है। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आई होप कि बॉयज़ कॉमिक ख़त्म करने से पहले हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएंगे। खैर, एमएम नशे की हालत में स्टिलवेल को जाकर गालियाँ दे रहा होता है ह्यूई को मरवाने का ऑर्डर्स देने के लिए, जिस पर स्टिलवेल के बॉडीगार्ड्स एमएम पर अटैक करने वाले होते हैं। पर स्टिलवेल उन्हें और एमएम दोनों को रोकते हुए कहता है हम ऑफिस के सामने कुछ स्टूपिड नहीं करेंगे, कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहता है। इसके बाद स्टिलवेल एमएम से कहता है देखो तुम नशे में हो, पर जैसा मैंने कहा कि मुझे ऑफिस के बाहर कोई ड्रामा नहीं चाहिए, तो अगर तुम्हारी कुछ लड़ाई हुई है और तुम अपने अपोनेंट की कंप्लेंट करना चाहते हो तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा, ग्रो अप। बेसिकली स्टिलवेल यहाँ एमएम को ये कह रहा है कि वो एक्चुअली एमएम और बॉयज़ का अपोनेंट या दुश्मन है और अपने दुश्मन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपका कुछ नुकसान नहीं करेगा, ये एक बेवकूफ़ी होगी, जो कि एक सही बात भी है, क्योंकि इस दौरान बॉयज़ ने भी वॉट के कई सूप्स को मारा है। पर वॉट इसके लिए किसी से शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि एट दी एंड वो एक दूसरे के दुश्मन ही हैं, तो वो एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करेंगे ही। खैर, इसके बाद स्टिलवेल वहाँ से निकल जाता है और एमएम वहीं खड़ा होकर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है और चिल्लाने के बाद वो दोबारा बुचर को कॉल करने लगता है, पर बुचर अभी भी कॉल नहीं उठाता। सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं सुपर डुपर के घर में, जहां हमें आंटी सिस देखती है और हम देखते हैं कि आंटी सिस के ठीक ऊपर मेल केमिकल एक बहुत बड़े से अंडरपैंट का शेप लेकर रुका हुआ होता है, क्योंकि जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उसने बॉबी का फॉर्म लेकर आंटी सिस के सबसे बड़े डर के बारे में पता कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ह्यूई भी अपने बग्स के थ्रू वहाँ की बातें सुन रहा होता है। आंटी सिस डर के मारे चिल्लाने लगती है, जिससे बाकी सभी मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं और आंटी सिस को अब समझ आ जाता है कि वो बॉबी नहीं पर मेल केमिकल था। बाकी मेंबर्स आंटी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर मेल केमिकल उन्हें भी डरा देता है और साथ ही उन्हें धमकाते हुए कहता है कि तुम वॉट या किसी और को इस बारे में नहीं बताओगे और मेरी हर बात अब आगे से मानोगे, वरना मैं तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। जिसके बाद वो लेडी फोल्ड और स्टूल शैडो को हैरेस करने की सोच रहा होता है और उन्हें अपने पास बुलाता है और ये सुनकर ह्यूई भी गुस्से में आकर अपनी कार से निकलकर सुपर डुपर की घर की तरफ जाने लगता है उन सभी को बचाने के लिए। और पास में खड़ा बुचर भी ह्यूई को वहाँ जाते देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो भी ह्यूई का पीछा करने लगता है। मेल केमिकल स्टूल शैडो को बुला ही रहा होता है कि ह्यूई वहाँ पहुँचकर उसे रुकने के लिए कहता है। ह्यूई का पीछा करता हुआ बुचर देखता है कि एमएम की काफ़ी सारी मिस कॉल्स आ चुकी होती हैं और इतनी सारी मिस कॉल्स देखकर फाइनली बुचर एमएम को कॉल करता है, जिस पर एमएम पहले तो इतनी कॉल्स ना उठाने पर बुचर को सुनाता है। जिसके बाद बुचर कुछ बहाने दे रहा होता है अपने बिजी होने के, क्योंकि बुचर को अभी तक ये नहीं पता कि एमएम को उसकी और लेजेंड की बातें पता चल गई हैं। पर एमएम बोलता है कि उसे बहाना देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएम को पता है कि वो ह्यूई पर निगरानी रख रहा है। जिस पर बुचर भड़क जाता है कि उसके पीठ पीछे एमएम लेजेंड से बात कर रहा था, क्योंकि लेजेंड से इन्फॉर्मेशन लेने का काम से बुचर ही करता है। पर एमएम उल्टा बुचर को ही सुनाता है कि वो ह्यूई पर बेकार में डाउट करके उसे परेशानी में डाल रहा है। उसके बाद एमएम बुचर को लास्ट नाइट हुई अपनी और स्टिलवेल के इंटरेक्शन के बारे में भी बताता है और ये भी कि ह्यूई को मारने के ऑर्डर स्टिलवेल यानी वॉट की तरफ से ही आए थे, जिसका मतलब ये है कि ह्यूई वॉट का स्पाई बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि अंदर मेल केमिकल ह्यूई को उकसा रहा होता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली ह्यूई उसे एक पंच मार देता है। पर फिजिकली मेल केमिकल ह्यूई से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उस पंच से उसे तो कुछ नहीं होता। पर इसके बाद मेल केमिकल अपना हाथ ह्यूई के मुंह में डालकर वापस खींचकर उसके कुछ दांत तोड़ देता है। दूसरी तरफ बुचर एमएम को डांटते हुए कहता है तुम डायरेक्टली वॉट के उस आदमी से पंगा लेने चले गए, तुम्हें पता भी है कि इसका क्या अंजाम हो सकता था। एमएम कहता है उस बात को अभी छोड़ो, फिलहाल मेन बात यह है कि ह्यूई इनोसेंट है। बात करते हुए बुचर अंदर देखता है तो मेल केमिकल से लड़ते हुए ह्यूई की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखकर बुचर एमएम का जवाब देता है हाँ मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा है।
चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और ऐसा कहते हुए बुचर फ़ोन काटकर उस घर के अंदर चला जाता है। सभी सुपर डुपर के मेंबर्स डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं और इसी बीच मेल केमिकल बुचर को देख लेता है और कहता है एक और आ गया। और ऐसा कहते हुए वो अपने आप को गैस फॉर्म में चेंज करके हंसते हुए चिल्लाता है, हा हा हा, आई एम गैस, आई एम गैस। बुचर कुछ कहता नहीं है, बस गुस्से में अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है। जी हाँ, वही लाइटर जो उसने एक रात पहले ही खरीदा था, और उसे लाइट करके गैसियस फॉर्म में मौजूद मेल केमिकल को आग लगा देता है। और इससे पहले मेल केमिकल कुछ कर पाता, उसकी पूरी बॉडी आग पकड़ लेती है और वो जल कर वहीं मर जाता है। और इस तरह से एक नोटोरियस सूप मेल केमिकल का किस्सा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बुचर ह्यूई के पास जा रहा होता है कि तभी क्लैंकर की मुंह से गाली निकल जाती है अपनी प्रॉब्लम की वजह से। ये सुनकर पहले से ही तमतमाया हुआ बुचर गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आंटी सिस और बाकी मेंबर्स बुचर को क्लैंकर की प्रॉब्लम के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उससे माफ़ी भी मांग रहे होते हैं, पर बुचर गुस्से में उन्हें अनसुना कर देता है। पर तभी अधमरी हालत में पड़ा ह्यूई बुचर का पैर पकड़ते हुए कहता है, उन्हें कुछ मत करो, वो बस बच्चे हैं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और तभी बुचर को ह्यूई के साथ का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो ह्यूई को अपने छोटे भाई की तरह कहता है। और बुचर रुक जाता है और ह्यूई को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से चला जाता है। बुचर और ह्यूई के जाने के बाद हम देखते हैं कि सुपर डुपर जो सभी बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि इन 10-15 मिनट में उन्होंने वो बाहर की दुनिया देख ली थी जिससे आंटी सिस खुद भी बचते हुए आई थी और उन्हें भी बचाते हुए आई थी। खैर एट दी एंड सुपर डुपर बच जाते हैं और सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ बुचर और एमएम एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। एमएम उससे बिना डिस्कस किए ह्यूई को ऑलमोस्ट मरवाने के लिए बुचर पर गुस्सा होता है, जबकि बुचर उसके पीठ पीछे लेजेंड से बात करने और स्टिलवेल को धमकाने के लिए एमएम पर गुस्सा होता है। पर कुछ देर तक एक दूसरे पर चिल्लाने के बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं और बुचर कहता है, तो क्या अब हम ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? और एमएम और बुचर लड़ना बंद कर देते हैं। जिसके बाद बुचर बताता है कि ह्यूई की सर्जरी हो गई है और अब वो खतरे से बाहर है, पर हाँ उसके 2 दांत टूट गए हैं, कई कट्स पड़े हैं और साथ ही उसकी रिब्स भी टूट गई हैं। जिसके बाद बुचर अपनी गलती भी मानता है और साथ ही ह्यूई की बहादुरी की तारीफ भी करता है। पर एमएम अभी भी बुचर से नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से ह्यूई अभी आईसीयू में होता है। खैर इसके बाद बुचर कहता है कि हम ये ह्यूई को पता नहीं चलने देंगे और इन फ्यूचर हम स्टारलाइट का फ़ायदा 7 के खिलाफ भी उठा सकते हैं। ये सुनकर एमएम और भी गुस्सा हो जाता है कि अभी भी बुचर को ह्यूई की हेल्थ की जगह उसके और एनी के रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाने की पड़ी होती है। खैर सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं एनी को जो उड़ते हुए 7 के हेडक्वार्टर्स में जा रही होती है। और यहीं हम देखते हैं होमलैंडर को भी, जो हेडक्वार्टर की छत पर बैठकर खुद से अपना आइकॉनिक डायलॉग कह रहा होता है, आई कैन डू एनीथिंग। पर इसी के आगे वो ये भी कहता है, बट शायद अब टाइम आ गया है कि मैं लोगों को ये दिखाऊं भी। और इसी के साथ द बॉयज़ कॉमिक की इनोसेंट स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। साथ ही कमेंट्स में ये बताना कि आपको क्या लगता है कि अब होमलैंडर क्या करने की सोच रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।